नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। नौकरियों में, खासकर सरकारी नौकरियों में जो भी नौकरी कर रहे होते हैं लोग, तो उनको जो वेतन मिलता है तो एक पे बैंड के तहत मिलता है। यानी उसमें ये होता है कि अमुक पद पर आप हैं तो आपके इस पद की शुरुआत की तनख्वाह इतनी रहेगी और अंतिम तनख्वाह इतनी होगी। बीच के इंक्रीमेंट वगैरह मिलते रहते हैं, जो समय समय पर इंक्रीमेंट मिलते हैं वो बेसिक पे में जुड़ते हैं। लेकिन आपने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं देखा होगा, ऐसा पद नहीं देखा होगा जहाँ पर व्यक्ति का प्रमोशन तो हो जाता है, लेकिन प्रमोशन के जो लाभ हैं, उसका जो वेतन का जो पे बैंड है वो नहीं बदलता हो, और वो भी तब हो रहा हो जब आपका किसी आप पद पर हैं और उस पद से अगले पद के लिए आपका प्रमोशन हो गया हो, और उसके प्रमोशन के खासकर वर्दी में क्या होता है कि उसके रैंक बैजेज वगैरह भी होते हैं। रैंक बैजेज भी मिल गए आपको, आपने लगा भी दिया और आपके नाम के आगे ऑफिसर भी लिख दिया गया हो, लेकिन ऑफिसर खाली ऐसे लिखने के लिए हुआ, उसमें आपको कोई लाभ न मिला हो। तो ऐसे आपके जीवन में बहुत कम अवसर आए होंगे या बहुत कम डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे जहाँ पर ऐसा होता हो। मैं तो कहता हूँ ये ना के बराबर होता होगा कि किसी का प्रमोशन भी हो जाए और प्रमोशन के बाद भी उसका पे बैंड ना बदली हो, वो खाली प्रमोशन के नाम पर, उसका प्रमोशन का नाम तो बदल गया लेकिन उसकी तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी ना हुई हो। असम राइफल्स में एक ऐसा पद है जिसमें पद के आगे ऑफिसर भी आ गया। तो जब ऑफिसर आ गया तो आपके जो आम नागरिक हैं, आपके गांव के लोग हैं, तो जब आपके नाम के आगे देखते हैं कि ये तो ऑफिसर बन गए हैं, ये होता है कि इनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी हो गई होगी, लेकिन उससे पूछिए उसकी अठन्नी नहीं बढ़ी। उसकी जो तनख्वाह मिलती थी, रूटीन जो मिल रही है वही मिलेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं बात कर रहा हूँ असम राइफल्स के जीडी के वारंट ऑफिसर की। यह ऐसा पद है जो हवलदार के बाद में दिया जाता है, लेकिन यह पद न तो एनसीओ की श्रेणी में होता है न तो जेसीओ की श्रेणी में होता है। एनसीओ नायक और हवलदार तक माने जाते हैं और जेसीओ नायब सरदार से माना जाता है। तो ये पद बीच का है। ये खासकर जब चौथा वेतन आयोग आया और उसके बाद में इसका जो पे एंड अलाउंसेज हैं होम मिनिस्ट्री के तहत मिलने लगे, तो इसमें शुरू में ये मांग उठाई थी हमारे जो क्लर्क स्टाफ हैं। क्लर्क स्टाफ ने कहा कि हम चूँकि जो पुलिस के दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि जो हैं, उनके बराबर का रैंक चाहिए। तो वहाँ पर एएसआई का रैंक दिया जाता है और उनकी जो है एएसआई का अलग पे स्केल एक होता है, उसका पे बैंड अलग होता है। तो ये इन्होंने मांग रखी थी और उस समय इन लोगों को, जो क्लर्क से थे, उनको ये पद के साथ में ही इनका पे बैंड भी अलग कर दिया गया था। लेकिन बाद में सन 2010 और 11 या 12 के आसपास में यही पद जीडी को दिया गया। जीडी को पद तो दे दिया गया लेकिन इनका कोई पे बैंड नहीं दिया गया। आज के हालात में ये पद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये असम राइफल के फार्मासिस्ट को मिल रहा है, असम राइफल के आरएम, रेडियो मैकेनिस्ट जो है उनको दिया जा रहा है, और क्लर्क को दिया जा रहा है, और भी किसी को अगर दिया जा रहा होगा, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जीडी के बारे में मेरी जानकारी ये है कि इनका जो आगे हवलदार के बाद में प्रमोशन तो होता है, लेकिन इनके बाद इनका कोई पे बैंड अलग नहीं होता है। वो पुराने पे बैंड से इनको तनख्वाह जो मिलनी होती है, जो इंक्रीमेंट हवलदार में लग रहे थे, वही लगते रहते हैं। लेकिन इनके कंधे के ऊपर एक अलग से जो वारंट ऑफिसर का पद चिन्ह है वो लग जाता है। जबकि यही पद वारंट ऑफिसर का एयरफोर्स में भी है, और एयरफोर्स में ये पद आर्मी के जो सूबेदार होते हैं उनके बराबर माना जाता है और उनके बराबर ही उनके पे अलाउंसेस होते हैं। ये पद मैंने
आर्मी पोस्टल सर्विस में भी देखा है, लेकिन वहाँ पर सूबेदार के बराबर नहीं होते हैं। ये नायब सूबेदार और हवलदार के बीच का ही पद माना जाता है। तो इतनी विषमताएं हैं पदों को लेकर के, लेकिन उनके सबके पे बैंड अलग हैं, उनको तनख्वाह अलग से मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती है। लेकिन इसी को लेकर कभी कभी जब मामला आता है ECHS कैंटीन में, तो ECHS कैंटीन में वो क्या सोचते हैं कि ये वारंट ऑफिसर होंगे तो JCO की श्रेणी में होंगे, NCO की श्रेणी में रखा जाता है उनको, जो हवलदार के साथ में ही उनको रखा जाता है। तो कई बार मेरे साथ में भी लोग जब गए वहाँ पर ECHS में, उन्होंने फ़ोन किया वहाँ से, बोला यहाँ पे कह रहे हैं आपका ये फर्जी जैसा लग रहा है। तो आप कह रहे हो हमारा जो ECHS के लिए 30,000 रुपये मैंने जमा किया है, लेकिन वारंट ऑफिसर का 67,000 जमा होना चाहिए, तो ये क्या मामला है, हमको फर्जी बता रहे हैं। तो हमने कहा बात कराओ उनसे, तो रजिस्ट्रार वगैरह से बात करते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि नहीं हम असम राइफल्स के हैं, हमारे पद जो हैं इसी प्रकार से हैं, वहाँ का रैंक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। तो वो फिर मान जाते हैं, उस पर आगे की कार्रवाई, उनको मेडिकल की सुविधाएं वगैरह हैं या कैंटीन का कार्ड बनना वगैरह होता है, तो प्रोसेस उनकी चालू हो जाती है। तो ये जो विकृतियाँ आई हुई हैं, ये खाली हुआ कि जब से ड्यूअल कंट्रोल, तो ठीक था, पहले भी ड्यूअल कंट्रोल चलता था, लेकिन तीसरे वेतन आयोग तक जो रैंक का स्ट्रक्चर था, जैसे सेना में होता है सिपाही या राइफलमैन, लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, इस प्रकार का था। लेकिन जब चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें आई और उसमें कह दिया गया कि नहीं ये पुलिस के बराबर इनको मिलेगा, तो अब क्या होता है कि सीधे राइफलमैन से हवलदार बनता है, हवलदार से नायब सूबेदार बनता था। लेकिन बीच में 2010 या 12 के आसपास में फिर पता नहीं कैसा क्या नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया या डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स की तरफ से हुआ, तो ये बीच में पद जोड़ दिया गया, लेकिन उसका कोई लाभ उनको नहीं मिला। तो हमारी सबकी इच्छा है कि ये ड्यूअल कंट्रोल हटना चाहिए। जब तक ड्यूअल कंट्रोल असम राइफल से नहीं हटेगा, तो इस प्रकार की विषमताएं हमारी उन सभी पक्षों से, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, भारत सरकार हो, यहाँ तक कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा एक मामला चल रहा है, उनसे भी यही गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करके कार्रवाई करें। और यथोचित अगर आप डालना चाहते हैं पुलिस में, तो पुलिस तरीके से फिर यहाँ से आर्मी का जो आपको पूरा ऑफिसर से यहाँ से हटाने पड़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर फिर पूरी तरीके से पुलिस की तरह रखना पड़ेगा। तो आप चाहे उसको पुलिस में कर दीजिए, चाहे उसको MOD में कर दीजिए। ये अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अब देखते हैं आगे कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। हालांकि 8 साल हो गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा मामला चलते हुए, और दिल्ली हाई कोर्ट में तो आपने देखा होगा कल परसों जो करप्शन का मामला आया था। तो ऐसे मामले जब वहाँ पर हो रहे हैं, तो उनके पास जो जज साहब हैं, उनके पास जो पैसा इतना निकला हुआ है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा उनके पास उनकी तनख्वाह का नहीं होगा। जब तनख्वाह का नहीं होगा तो इसका मतलब ये कोई गलत तरीके से इनके पास आया है। जब इस प्रकार से गलत तरीके से पैसा जजों के पास जा रहा हो, तो असम राइफल के सिपाही बेचारा क्या कर सकता है। वो खाली तारीख पे तारीख दे करके अपना समय पास कर रहा है, और इसी उसमें आशा में लगा हुआ है कि आज नहीं कल। अब 6-6 महीने बाद तारीखें पड़ती हैं, तो साल में जब 2 बार तारीखें पड़ती हैं, उसमें भी ये होता है कि अगली तारीख दे दी जाती है। तो ये सब मतलब दुविधाएं हैं, इनके साथ में जो अन्याय है वो हो रहा है। तो देखिए ईश्वर क्या करता है। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के ऊपर चर्चा के साथ आपके साथ सामने आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।